नमस्कार। HPRC के अपकमिंग एग्जाम के लिए हमने अलग से एक नई सीरीज चलाई जिसको हमने अभ्यास HPRC करके नाम दिया है। इस सीरीज में जो है वो ऑफिशियल सिलेबस को हम कंप्लीटली कवर करते हैं और हर एक क्वेश्चन जो ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्कस किया जाता है उसको डिटेल से डिस्कस किया जाता है ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके, आपका प्रॉपर रिविजन भी हो सके और नए पॉइंट्स नई चीज़ें भी आपको जो है वो सीखने को मिलती रहे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो बोलते हैं कि जर्मनी के एकीकरण के लिए जो है वो कौन जिम्मेवार था। अगर हम जर्मनी की बात करते हैं, जर्मनी के यूनिफिकेशन की बात करते हैं तो जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए जो है वो बिस्मार्क जो है वो रिस्पॉन्सिबल थे। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाता है आपसे कि जर्मनी का यूनिफिकेशन जो था वो हुआ कौन से ईयर में था, तो जर्मनी का जो यूनिफिकेशन था वो 1871 में जो था वो हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जर्मनी का यूनिफिकेशन जो है वो कौन से ईयर में हुआ था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोलते हैं 2+4 एग्रीमेंट था एक, 2+4 एग्रीमेंट था एक। ये एग्रीमेंट जो है वो कौन सी कंट्री के यूनिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो ये जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए ही जो था वो रिस्पॉन्सिबल था। अगर यूनिफिकेशन की बात यहाँ पर की जा रही है तो यूनिफिकेशन हम और भी कंट्रीज़ का जो है वो जान सकते हैं, जैसे कि इटली का यूनिफिकेशन जो था वो कौन से ईयर में जो था वो हुआ था। तो अगर हम इटली की बात करते हैं तो इटली का यूनिफिकेशन जो था वो 1861 में जो था वो हुआ था। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखें आप, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो के लास्ट में हम ना बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे ताकि वहाँ से आपका प्रॉपर रिवीजन जो है वो हो सके। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो बोलते हैं कि अर्थ का जो रेडियस है वो जो है वो कितना है। अब रेडियस ऑफ अर्थ की अगर हम बात करते हैं कि वो कितना है, तो वो जो है वो आपने 6371 किलोमीटर जो है वो ध्यान रखना है। 6371 किलोमीटर जो है वो अर्थ का जो है वो रेडियस है। अगर हम अर्थ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं अकॉर्डिंग टू NCERT, हम कुछ पॉइंट जो है वो अर्थ के बारे में जानेंगे। तो क्या क्या बातें आपको याद रखनी चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थ की जो एज है वो कितनी है। एज ऑफ अर्थ जो है वो पूछ ली जाती है, तो एज ऑफ अर्थ आपने 4.6 बिलियन ईयर जो है वो ध्यान रखनी है। कितनी? 4.6 बिलियन ईयर जो है वो आपको अर्थ की एज जो है वो पता होनी चाहिए। कई बार अर्थ का डायमीटर जो है वो पूछ लिया जाता है, तो अर्थ का डायमीटर भी आपको ध्यान रखना है कितना है। लगभग 12,742 किलोमीटर अर्थ का जो है वो डायमीटर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक से 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बने अर्थ के बारे में, उनको आप ध्यान रखना। अर्थ की लेयर्स के बारे में तो आपको पता ही है कि अर्थ की जो है वो अलग अलग लेयर्स जो है वो होती हैं। कौन कौन सी लेयर अर्थ की होती हैं? क्रस्ट होती है, मेंटल होती है, कोर होती है। तो वो अर्थ की लेयर्स के बारे में जो है वो आपको पता होना चाहिए। अर्थ की किस कौन सी लेयर जो है वो किस मिनरल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे क्रस्ट, मेंटल, कोर मैंने आपको बताया। तो कोर जो लेयर होती है, कोर जो है वो निकल और फेरस यानी कि आयरन के लिए जो है वो यहाँ पर पाया जाता है कोर में, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम क्रस्ट की बात करते हैं तो क्रस्ट में सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। और क्रस्ट के बाद मेंटल की अगर हम बात करते हैं तो मेंटल में जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम जो है वो पाया जाता है। और क्रस्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्रस्ट में जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम और सिलिका और एल्यूमिनियम जो है वो हमें ये जो है वो इंपॉर्टेंट मिनरल जो है वो यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है जी, तो क्रस्ट का और कोर के मिनरल्स भी आपने साथ में नोट करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड जॉर्ज यूले बिकम द प्रेजिडेंट इन 1888। तो बोलते हैं कि 1888 में जो है वो जॉर्ज यूले प्रेजिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो बोलते हैं कि ये सेशन कहाँ पर हुआ था। ये सेशन जो है वो हुआ था इलाहाबाद में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। जब भी जॉर्ज यूले और इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात आए तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, जो फॉरेनर थे। अगर हम फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट की बात करते हैं जो फॉरेनर थे, तो वो जो है ये जॉर्ज यूले ही जो है वो आते हैं। कौन आते हैं? जॉर्ज यूले ही जो है वो आते हैं। और कई बार ऐसा पूछा जाता है कि फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो जॉर्ज यूले थे। ये 1888 में बने थे। और कौन से सेशन में बने थे? तो ये इलाहाबाद सेशन में जो था वो बने थे। अब थोड़ा सा और यहाँ से डिटेल से जानते हैं। देखिए, जहाँ जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड है वहाँ से आपको जो है वो ज़्यादा रिवीजन जो है वो करवाया जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात अगर हम करते हैं तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। 1885 में बम्बई में इसका पहला सेशन हुआ था। WC बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता जो था वो की गई थी। दूसरा सेशन 1886 में होता है। दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं और कलकत्ता में ये सेशन जो है वो होता है। इसके बाद 1887 का सेशन जो है वो मद्रास में होता है और सैयद बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो इसके जो है प्रेसिडेंट बने। और
कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन बने थे। तो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के यही बने थे, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। तो इनका नाम ज़रूर ध्यान रखें। और मुसलमानों से जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने की आधिकारिक अपील जो था वो इनके द्वारा जो था वो की गई थी। इसके बाद 1888 का सेशन होता है, जो जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। इलाहाबाद में ये सेशन हुआ था। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट सेशन, जैसे कि 1905 का सेशन बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ था। यहाँ पर जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है वो बंगाल का विभाजन किया गया था। और अगर हम बात करते हैं 1906 के सेशन के बारे में, ये दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ था और स्वराज शब्द का उपयोग यहाँ पर पहली बार किया गया था। और 1907 का सेशन जो है वो रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में हुआ था, सूरत में ये सेशन जो है वो हुआ था। 1908 का सेशन मद्रास में हुआ था और ये भी रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में ही जो था वो हुआ था। उसके बाद बारी आती है महिलाओं को भी जो है वो अध्यक्ष बनाया जाता है। 1917 का ये साल आता है। 1917 में जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कलकत्ता में होता है और एनी बेसेंट जो है वो पहली महिला अध्यक्ष जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बनती है, परंतु ये इंडियन नहीं थी। तो पहली इंडियन महिला कौन बनी थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट जो है वो रही हो? तो पहली इंडियन बनी थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है वो 1925 के सेशन में बनती है। 1925 का ये सेशन कानपुर में जो है वो होता है। और उससे पहले 1924 का सेशन जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रिजाइड किया गया था, बेलगाम कर्नाटक में जो था ये सेशन हुआ था। 1931 का सेशन जो है वो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कराची में जो है वो प्रिजाइड किया गया था। तो इतना सब आप इन सेशंस के बारे में इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। बाकी तो आपको 1938 का सेशन भी रिवाइज करवाना ज़रूरी है ही है। अभी 2-3 सेशनों से हम रिवाइज करते आ रहे हैं इसको। ये हरिपुरा सेशन था, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1939 में पूछा जाता है कि क्या हुआ था, तो त्रिपुरी संकट यहाँ पर हुआ था। मतलब यहाँ पर त्रिपुरा में ये सेशन होता है। सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं, परंतु वो त्याग पत्र दे देते हैं और उनके त्याग पत्र देने के बाद तुरंत बाद जो है वो राजेंद्र प्रसाद को जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट जो है वो बनाया जाता है। तो ये सब आपको यहाँ पर पता चल गया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्या बोलते हैं अमंग अष्ट प्रधानास ऑफ शिवाजी द सर ए नौबत वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क। तो बोलते हैं कि अष्ट प्रधान जो था वो शिवाजी के सेशन में जो था वो हुआ करते थे, शिवाजी के शासनकाल में जो था वो हुआ करते थे। अब बोलते हैं कि जो अष्ट प्रधान यहाँ पर हुआ करते थे, इनमें से जो ये सर ए नौबत हुआ करते थे, इनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो था वो दी गई थी? सर ए नौबत का काम क्या था, किस कार्य से ये जुड़े हुए थे? तो ये जो है वो मिलिट्री कमांडर जो था वो हुआ करते थे। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। मिलिट्री को कमांड करना जो था वो इनका काम था। अगर हम शिवाजी के अष्ट प्रधानों के बारे में जानते हैं, क्योंकि कई बार तो सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछ लिया गया है एग्जाम में कि अष्ट प्रधान किसके कार्यकाल के दौरान हुआ करते थे, तो वो शिवाजी के कार्यकाल के दौरान हुआ करते थे। अब अष्ट प्रधानों में एक तो सरे नौबत आ गए, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पेशवा आते थे जो प्रधानमंत्री कहलाते थे या फिर मुख्य प्रधान जो है वो इनको बोलते थे। एक अमात्य आते थे, इनका अमात्य जो होते थे ये मजूमदार या फिर राजस्व मंत्री जो था ये होते थे। एक जो है वो वाकिया नवीस आते थे, ये मंत्री राजा या फिर दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों की खबर रखते थे। और एक सुर नवीस आते थे, ये सचिव राजकीय पत्र व्यवहार होते थे, मतलब जो पत्र वगैरह आते थे उनको ये देखते थे। इसे जो है वो गृह मंत्री भी जो है वो कहा जाता था। एक दबीर हुआ करते थे, दबीर जो है वो सुमंत विदेश मंत्री जो था ये हुआ करते थे। सरे नौबत हुआ करते थे, ये मिलिट्री कमांडर यानी कि सेनापति जो था वो हुआ करते थे। एक जो है वो पंडित राव होते थे, पंडित राव जो है वो कौन होते थे? ये अनुदान से संबंधित जो था वो होते थे। एक न्यायाधीश हुआ करते थे, न्यायाधीश का तो आपको पता है जो न्याय से जुड़े हुए मामलों को देखेंगे वही जो है वो न्यायाधीश जो था वो हुआ करते थे। तो ये आपको जो है वो इंपॉर्टेंट अष्ट प्रधानों के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। अष्ट प्रधान शिवाजी के कार्यकाल के दौरान थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं प्रेसिडेंट्स रूल हैज बीन इम्पोज्ड द मोस्ट टाइम्स इन द स्टेट ऑफ डैश इन द फॉलोइंग। तो स्टेट ऑफ किस स्टेट में जो है ये सबसे पहले जो है वो बोलते हैं सबसे ज़्यादा बार, सबसे अधिक बार जो है ये राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया गया। अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं कि सबसे अधिक बार ये राष्ट्रपति शासन जो था वो कहाँ पर लगाया गया था, तो ये राष्ट्रपति शासन जो है वो सबसे अधिक बार जो है वो लगाया गया था मणिपुर में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इंडिया के स्टेट उनमें कब कब ये जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाया गया, आपको थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में भी होनी चाहिए।
अब देखिए प्रेसिडेंट रूल की बात हो रही है, मणिपुर में लगा है सबसे अधिक बार, मणिपुर में लगभग 11 बार ये प्रेसिडेंट रूल जो है वो लग चुका है। उत्तर प्रदेश में जो है वो लगभग 10 बार ये प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, पंजाब में लगभग 8 से 10 बार ये प्रेसिडेंट रूल लग चुका है और बिहार में लगभग 8 बार ये प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। हम हिमाचल से संबंध रखते हैं और हिमाचल से संबंधित एग्जाम्स के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, तो हिमाचल में कितनी बार जो है ये प्रेसिडेंट रूल लगा था, तो 2 बार हिमाचल में ये प्रेसिडेंट रूल जो है वो लग चुका है। अगर प्रेसिडेंट रूल के आर्टिकल आप देखेंगे कि कौन सा आर्टिकल इसके साथ जो है वो प्रेसिडेंट रूल के साथ डील करता है, तो आर्टिकल नंबर 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आता है जो प्रेसिडेंट रूल के साथ जो है वो डील करता है। तो प्रेसिडेंट रूल के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है, ये भी एक अलग से जो है वो क्वेश्चन बनता है, और ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। कौन कौन से आर्टिकल हैं जो इमरजेंसी से संबंधित हैं, वो भी एक क्वेश्चन है अलग से। तो अगर हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करते हैं जो इमरजेंसी से संबंधित हैं, तो आर्टिकल नंबर 352 से लेकर आर्टिकल नंबर 360 तक ये आर्टिकल आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्ट नंबर ये जो 18 है ना, ये डील करता है इमरजेंसी के प्रोविजन से। इमरजेंसी के जो मुख्य प्रोविजन है वो आर्टिकल नंबर 352 में दिया गया है, इसमें नेशनल इमरजेंसी की जो है वो बात की गई है। एक आर्टिकल नंबर 356 है, इसमें प्रेसिडेंट रूल जो हम पढ़ रहे हैं जिसको स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, उसकी बात जो है वो की गई है। एक जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है, ये आर्टिकल नंबर 360 के तहत जो है वो लगाई जाती है। ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है इंडिया में अभी तक फॉर्चुनेटली नहीं लगी है, परंतु अभी स्थितियां कैसी होंगी, भविष्य में आप कितनी अनसर्टिनिटी देख रहे हैं, जॉब इनसिक्योरिटी और भी बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले जो आपके पास अभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि जेवीटी की अपॉर्चुनिटी आपके पास है, टीजीटी वाली अपॉर्चुनिटी तो ऑलमोस्ट मेडिकल नॉन मेडिकल की जा चुकी है, टीजीटी आर्ट्स की बची हुई है, और जेबीटी की अभी लिमिटेड समय है, पटवारी का भी आपके पास जो है वो लिमिटेड समय है। आप इन एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, अगर आप अपने स्टडी को प्रॉपर शेप देना चाहते हैं, आप अपनी कमियों को एनालाइज करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए जो है सही साबित होने वाली है और ये डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो करने वाली है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अब देखिए, नौकरियों की कितनी इनसिक्योरिटी पूरे देश में है वो तो आप जानते हैं। तो जो नौकरियां निकली हुई हैं वहां पर अगर आप जो है वो अच्छी मेहनत कर जो है नौकरी लेना चाहते हैं तो ये आपके पास सही मौका हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वाज इंक्लूडेड in the 8th schedule by the constitutional amendment in 1967। तो बोलते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस भाषा को 1967 में संवैधानिक संशोधन के 8वीं अनुसूची में जो है वो शामिल किया गया था। हम बात लैंग्वेजेस की करते हैं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है वो आती हैं। बहुत सारी बोले तो कितनी लैंग्वेजेस आती हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस तो नहीं होगा कि बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं वो याद नहीं रख पाएंगे, नहीं, इतनी लैंग्वेजेस आती हैं कि उनको याद रख सकते हैं और याद रखनी ही पड़ेंगी अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। बात करते हैं उन भाषाओं की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 8th शेड्यूल आता है जिसमें 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो आती हैं। तो 22 यानी कि 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो आती हैं। इन भाषाओं की बात करते हैं, जब देखिए 8th शेड्यूल आया था तो ओरिजिनली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 14 भाषाएं जो था वो होती थी, उसके बाद कुछ और भाषाएं ऐड की गई और अब जो है वो टोटल 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो आती हैं। ये जो 1967 का ईयर था इसमें 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आपने ध्यान रखना है, ये 1967 की थी और इसके माध्यम से जो है वो कौन सी भाषा को जो है वो ऐड किया गया, इसके माध्यम से सिंधी भाषा को जो था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो था वो ऐड किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है कि सिंधी भाषा जो था वो 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 से जो था वो ऐड हुई। उसके बाद 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 से भी कुछ भाषाओं को ऐड किया गया, जिसमें कोनकानी भाषा, मणिपुरी भाषा, नेपाली भाषा जो है वो आती है। उसके बाद 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हमारा है 2003 की जो अमेंडमेंट है उसके थ्रू भी कुछ भाषाओं को ऐड किया गया, जैसे कि बोडो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा, संथाली भाषा, इन भाषाओं को जो है वो ऐड किया गया। और फाइनली लैंग्वेजेस के संदर्भ में कोई अगर स्टेप लिया गया तो वो 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है वो लिया गया। 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ
2011 से जो है ये फाइनल स्टेप जो है वो लिया गया था। क्या था ये फाइनल स्टेप? इसमें एक ओडिया भाषा हुआ करती थी, ओडिया भाषा को रिनेम किया गया और इसको जो है वो ओडिया भाषा जो है वो नाम दिया गया। ये किससे किया गया था? ये 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 से जो था वो किया गया था। तो ये आपने जो है वो भाषाओं के बारे में नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो बोलते हैं कि कौन से पर्वत इनमें से जो है वो बोलते हैं कि युवा हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स जो हैं वो आते हैं। तो अल्प्स माउंटेन जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन्स जो हैं वो आते हैं। अभी जो है हम माउंटेन्स के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। अरावली का इशू भी आप देख रहे हैं चर्चा में, तो अरावली के बारे में भी थोड़ा सा जो है वो जानेंगे। देखो माउंटेन्स के भी जो है वो अलग अलग प्रकार होते हैं, पहले उन प्रकारों के बारे में जो है वो जानते हैं। जैसे कि हम बात अल्प्स माउंटेन की जो है वो कर रहे हैं, तो यंग फोल्ड माउंटेन की श्रेणी में जो है वो आते हैं। यंग फोल्ड माउंटेन में हमारा हिमालय भी जो है वो आता है। हिमालय आता है एक, तो एक अल्प्स रेंज आती है, एक एंड्स रेंज जो है वो आती है, ये भी जो है वो यंग में ही आती है। एक रॉकीज जो माउंटेन है वो भी जो है वो इसी में जो है वो आते हैं। तो हिमालय हो गया, अल्प हो गया, रॉकी हो गया, एंड्स हो गया, ये सब जो है वो इसमें आते हैं। अगर इनमें भी सबसे यंगेस्ट माउंटेन पूरे वर्ल्ड का देखा जाए तो हमारा हिमालय ही जो है वो यंगेस्ट माउंटेन जो है वो आता है। ओल्ड माउंटेन में जो है क्या क्या आते हैं? ओल्ड माउंटेन में जैसे कि इंडिया की अरावली हो गया, यूएसए की जो है ये अपाराचिन्स रेंज हो गया, ये ओल्ड माउंटेन्स में जो है वो आती है। रशिया के यूराल माउंटेन हो गया, ये ओल्ड रेंज में जो है वो आते हैं। तो ये बाकी के ओल्ड रेंज में आते हैं। हमारा जो हिमालय है वो न्यू रेंज में जो है वो आता है। एंड्स हो गया, रॉकी हो गया, अल्प्स हो गया, ये सब जो है वो न्यू फोल्ड हिमालयस में जो है वो आते हैं, या फिर न्यू फोल्ड माउंटेन्स में जो है ये आते हैं। अरावली की हम बात करते हैं। अभी अरावली का चक्कर चला हुआ है, थोड़ा सा डेफिनेशन ही चेंज कर दी गई अरावली की, वो तो आप कॉन्सेप्ट जानते ही हैं। परंतु एक कमेटी आई थी, ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि ये कमेटी किससे संबंधित थी। तो ये गादगिल कमेटी आई थी एक। गादगिल कमेटी जो था वो माधव गादगिल की अध्यक्षता में बनाई गई थी और इसने प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट को लेकर जो था वो अपनी रिपोर्ट जो था वो सौंपी थी। तो माधव गादगिल की ये कमेटी आपने जो है वो ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी कि अरावली जो रेंज है वो कौन कौन सी स्टेट्स को जो है वो टच करती है। अरावली जो है वो अभी तो देखो डेफिनेशन के पहले हम बात करते थे तो अरावली जो है वो टच करती थी मुख्य रूप से हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को। गुजरात के साथ भी हल्का सा जो है टच लगाती थी ये, तो ये आपको पता होना चाहिए अरावली के बारे में भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड ऑफ विच डेंस एंड येलो कलर्ड क्लाउड्स। तो बोलते हैं कि जो वीनस प्लेनेट हमारा आता है, वीनस का जो एटमॉस्फेयर है ना वो जो है वो बोलते हैं कि किससे जो है वो बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं वीनस का, जो यहाँ पर जो हम देखते हैं डेंस येलो कलर्ड क्लाउड देखते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड से जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। प्लेनेट की हम बात करते हैं कि प्लेनेट के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। प्लेनेट के बारे में, वीनस के बारे में पता होना चाहिए कि ये ब्राइटेस्ट प्लेनेट जो है वो आता है वीनस। वीनस को इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार भी जो है वो बोला जाता है। ये स्लोवेस्ट रोटेशन करता है सोलर सिस्टम में, इसके लिए भी इसको जाना जाता है। अर्थ की तरह थोड़ा लगता है ये, तो अर्थ का ट्विन भी जो है वो इसको जो है वो बोला जाता है। अर्थ के सबसे नज़दीक भी जो है यही ग्रह है, तो नियरेस्ट प्लेनेट टू अर्थ जो है वो वीनस ही है। तो ये वीनस के बारे में महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं द यूज ऑफ इलेक्टोर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड EPIC। आप देखते हैं कि आपके वोटिंग कार्ड में फोटो लगा होता है। बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो बोलते हैं कि ये स्टार्ट कब हुआ, आखिर ये फोटो लगना जो है वो कब स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग से मतलब पहले से जब इलेक्शन होते आए हैं 1950 से, तो उस टाइम तो ये फोटो नहीं हुआ करता था आधार कार्ड पर। ये फोटो लगना कब स्टार्ट हुआ? ये फोटो लगना जो था वो स्टार्ट हुआ था 1993 में। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 1993 में ये फोटो लगने की परंपरा जो है वो स्टार्ट हुई कि वोटिंग कार्ड होगा उसके ऊपर फोटो होगा और इसको वैलिड भी जो है वो माना जाता है। मतलब वैलिड प्रूफ्स में जो है वो वोटर कार्ड जो है वो एक आता है। और अगर आप TGT का पेपर देने जा रहे हैं तो एक वैलिड प्रूफ लेकर जाएं, अपना ID कार्ड, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, लाइसेंस वगैरह हो गया जिसमें फोटो वगैरह आपका लगा हो और वैलिड हो, वैसा प्रूफ लेकर जो है वो ज़रूर साथ में जाना, वो कंपलसरी जो है वो रहेगा। ठीक है जी। हम बात
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी जो है वो थोड़ी सी कर लेते हैं। अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो आती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन सा आर्टिकल इसके साथ डील करता है, तो आर्टिकल नंबर 324 आपने ध्यान रखना है, 324 नंबर आर्टिकल जो है वो आपने ध्यान रखना है। और जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट उनको जो है वो अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट की अथॉरिटी से ही वो अपॉइंट जो है वो किए जाएंगे, और बाकी कमेटी बैठती है वो अलग बात है। अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जो इंडिया जो है वो कौन है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है वो ज्ञानेश कुमार जो है वो हैं। ज्ञानेश कुमार फरवरी महीने में ही जो है वो बने थे, तो ज्ञानेश कुमार का नाम आपने ज़रूर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2023। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2023 में जो था वो लॉन्च की गई थी। अगर हम 2023 में लॉन्च करने की बात करते हैं कि 2023 में इनमें से कौन सी स्कीम लॉन्च की गई थी, तो हमारे पास अलग अलग स्कीम्स दी गई हैं, जैसे कि पीएम उज्ज्वला योजना यहाँ पर दी गई है। पीएम उज्ज्वला योजना जो था वो कब लॉन्च जो था वो की गई थी, पीएम उज्ज्वला योजना 2.0 ये 2021 में जो था वो लॉन्च की गई थी। 2021 के आसपास जो था ये योजना लॉन्च हुई। वैसे तो अगर हम पीएम उज्ज्वला योजना की ही अकेली बात करते हैं तो पीएम उज्ज्वला योजना 2016 में जो था वो लॉन्च हो गई थी, परंतु पीएम उज्ज्वला योजना 2.0 जो है वो 2021 में लॉन्च हुई। अब यहाँ पर जो है वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी जो है वो दिया गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो कब लॉन्च हुई, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का आपने ध्यान रखना है कि ये 2015 में जो था वो लॉन्च की गई थी। पीएम मुद्रा योजना इसको बोलते हैं, जिसका उद्देश्य गैर कॉर्पोरेट और गैर कृषि सूक्ष्म लघु उद्यम है, एमएसएमई है, उनको 10 लाख तक का ऋण प्रदान करना जो है वो है। और एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वो कब लॉन्च की गई थी, इसका भी ध्यान रखें। ये सुरक्षा बीमा योजना जो था वो 2015 में जो था वो लॉन्च की गई थी। कब, 2015 में लॉन्च की गई थी। और अब एक ही योजना बच जाती है, वो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो था वो कब लॉन्च हुई थी, ये 2023 में जो था वो लॉन्च हुई थी। 17 सितंबर 2023 को जो था वो इस योजना को लॉन्च किया गया था, इसका शुभारंभ जो था वो किया गया था। तो ये आप ध्यान रखें इस विश्वकर्मा योजना के बारे में। तो योजनाओं के बारे में क्वेश्चन बन सकता है और आपने जान लिया। अब हम वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं किस एक वेद में जादुई माया वशीकरण और तंत्र मंत्र का विवरण मिलता है, तो वो जो है वो अथर्व वेद में जो है वो मिलता है। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो ये 1784 में किए थे। 1784 में ये मंगलौर की संधि जो था वो हुई थी। 1906 में कलकत्ता में आयोजित हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो हमने पढ़ा था, अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताना। वैसे दादा भाई नौरोजी थे। आगे बोलते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था, तो ये लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में जो है वो पारित हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में भी आप ध्यान रखें कि ये पारित कब हुआ था। ठीक है जी, ये पारित कब हुआ था और बाद में चलकर ये रिपील भी हो गया। 1878 में इसको पारित कर दिया गया था और इसको बाद में चलकर रिपील भी किया गया। लिट्टन ने तो इसको लाया था, परंतु रिपन ने जो था वो इसको रिपील कर दिया था और 1881 की बात है कि इसको रिपील जो था वो कर दिया गया था। आगे देखिए बोलते हैं क्वेश्चन में, बोलते हैं इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के कार्यकाल में पेश हुआ, ये हुआ था रिपन के कार्यकाल के दौरान। आगे बोलते हैं कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब और किस सेशन में हुआ था, तो ये 1916 में हुआ था। लखनऊ सेशन हुआ था, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। बोलते हैं किसने जो है वो सहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था, तो ये जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो था वो बताया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ पर हुआ था सेशन, ये त्रिपुरी सेशन मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो था वो हुआ था। ठीक है जी, त्रिपुरी सेशन हो गया। आगे बोलते हैं 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान है, तो ये आर्टिकल नंबर 16 है।
आगे बोलते हैं किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो मूल अधिकार 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स की ये बात हो रही है। आगे बोलते हैं वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है। तो संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार, लीगल राइट जो है वो आपका आता है। तो लीगल राइट आप इसको बोलेंगे। बोलते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है। तो वो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो करता है। अच्छा, उपराष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में कौन है वो आप कमेंट कर जल्दी से बता दीजिए। कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो थोड़ा सा दिमाग अपना चलाइए और सर्च कर बताइए, क्योंकि यहां से रिवीजन आपका होगा। आगे बोलते हैं पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये आर्टिकल 6 में जो है वो आता है। अनुच्छेद 6 में जो है ये आता है, आर्टिकल 6 में ये आता है। बोलते हैं 49th समानांतर रेखा के बीच की सीमा है। तो 49th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 49th जो पैरेलल लाइन है वो यूएसए और कनाडा के बीच में जो है वो आती है। ठीक है जी, यूएसए और कनाडा के बीच में ये आती है। आगे पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण 180 डिग्री देशांतर को क्या नाम दिया गया है। तो इसको जो है वो बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन इसको बोलते हैं। मुल्ला पेरियार बांध का विवादित मामला किन दो राज्यों के बीच में है। तो तमिलनाडु और केरला के बीच में ये है। गोल्डन फाइबर के नाम से किसको जाना जाता है। तो वो जूट को जो है वो जाना जाता है। सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति कहाँ पाई जाती है। तो ये मैंग्रोव वनों में जो है वो पाई जाती है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप अरब सागर में जो है वो स्थित है। और साथ में माउंट जोपुनो का नाम ध्यान रखना है, ये किस राज्य में है। तो ये सिक्किम राज्य में जो है वो आता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। चैडविक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी और प्रोटॉन की खोज किसने की थी वो आप कमेंट कर बताएंगे। आयरन का निर्माण अयस्क किससे होता है। तो आयरन का निर्माण जो है वो हेमेटाइट अयस्क से जो है वो होता है। तो हेमेटाइट अयस्क आपने ध्यान रखना। आगे बोलते हैं परमाणु का प्रथम प्रारूप किया था। तो परमाणु का प्रथम प्रारूप जे थॉमसन के द्वारा जो था वो किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड इन वोटिंग इंक। तो वोटिंग इंक में जो है वो कौन सा केमिकल यूज होता है आप कमेंट कर बताएंगे। इससे पहले हम इस क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस कर चुके हैं एक पार्ट में, इससे पिछले पार्ट में। तो अभी जल्दी से जो है वो कमेंट कर जो है वो अपना आंसर बताइए। अगर टेलीग्राम पर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।